24 कल मिसिंग थे, ठीक है, पहले उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद में और क्वेश्चन जो है असाइनमेंट के, मतलब ये असाइनमेंट आज हम लोग कंप्लीट डिस्कस करके तभी चलेंगे, मतलब इसका कंप्लीशन आज करके तभी चलेंगे। चलिए, पेन कहाँ क्लियर है, ठीक है। गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग। देखिए, पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं वो दोनों क्वेश्चंस जो कल मिस हो गए थे, ठीक है। थैंक्स भाई सभी को। हाँ, in the last 100 years traveling dash much easier and very comfortable, ठीक है। ये ब्लैंक हमें पहले यूज करना है, आंसर्स बताना शुरू करो, ठीक है। हाँ, टाइम वेस्ट नहीं करो दूसरी की बातों में। फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, और कोई बच्चा कल क्लास में ना रहा, मतलब एनीबडी हु वाज नॉट प्रेजेंट एस्टरडे, ठीक है। तो मैं एक बार बता देता हूँ। हम टेंस के मेरे ये मतलब हमारे क्लासरूम का असाइनमेंट है जो मैं यूट्यूब पे आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। टेंस का है, मतलब बेसिकली टेंस के कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें क्या है कि क्वेश्चन है, सेंटेंसेस हैं, उनमें ब्लैंक्स दिए गए हैं, उन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए वर्ब ऑप्शन में दी गई है। उस वर्ब को कौन से टेंस में हमें यूज करना है ये डिसाइड करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है, मतलब 23 क्वेश्चन है और इसमें 2-3 ब्लैंक है, 4 है, ठीक है। इन द लास्ट 100 years ट्रेवलिंग डैश मच इजियर, ठीक है। इन द लास्ट 100 years अगर हम लिख रहे हैं तो ये जो टाइम है हमारा, ये टाइम हो गया पास्ट प्लस प्रेजेंट। इन द लास्ट 100 years का मतलब द करंट ईयर एंड बिफोर दैट, और उससे पहले के, तो ये टाइम पास्ट प्लस प्रेजेंट हो गया। तो जब टाइम पास्ट प्लस प्रेजेंट हो तो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट लिखा जाता है। अगर हमारा टाइम पास्ट प्लस प्रेजेंट हो तो उस टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ब यूज होगी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगी, ठीक है। चलो, इसका आंसर ये होगा। नहीं, दिल्ली में सर्दी कम नहीं है, दिल्ली में सर्दी बहुत ज्यादा है बच्चे। मैं इस समय अपने स्टूडियो में हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने मेंटेन कर रखा है टेम्परेचर, बाकी दिल्ली में तो सर्दी बहुत ज्यादा है। आज तो कुछ ज्यादा है, मतलब इट इज कंपेरेटिवली कोल्ड, बाकी दिनों के मुकाबले ज्यादा ठंड है, लेकिन स्टूडियो में यहाँ पे हमने टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है। आवाज सही है? ओके, गुड, बढ़िया। तो ये जो फर्स्ट ब्लैंक है इसमें आ गया हैज बिकम। नेक्स्ट देखिए, इन द 19th सेंचुरी। अभी जो हमने इन द 19th सेंचुरी लिखा ना, ये है पास्ट, ये पास्ट है। तो अब 19th सेंचुरी जो हम टाइम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसमें प्रेजेंट सेंचुरी तो इंक्लूडेड है नहीं, क्योंकि प्रेजेंट तो 21st सेंचुरी है, 20th सेंचुरी है, तो ये पास्ट हो गया। पास्ट के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस टुक, ठीक है। इन द 19th सेंचुरी इट टुक 2 or 3 months टू क्रॉस नॉर्थ अमेरिका। मतलब 19th सेंचुरी में नॉर्थ अमेरिका क्रॉस करने में 2 या 3 महीने लग जाते थे, ठीक है। द ट्रिप डैश वेरी रफ, और ये इवेंट भी उसी टाइम का है, मतलब ये इवेंट जो हम लिख रहे हैं ये भी 19th सेंचुरी का है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेगा तो आ जाएगा वाज। एंड द ट्रिप वाज वेरी रफ एंड ऑफन डेंजरस। जो ट्रिप होती थी वो भी काफी रफ होती थी और डेंजरस होती थी। थिंग्स डैश अ ग्रेट डील इन द लास्ट 150 years। इन द लास्ट 150 years टाइम हो गया हमारा पास्ट प्लस प्रेजेंट। तो अगर हमारा टाइम पास्ट प्लस प्रेजेंट हो तो इस तरीके के टाइम का जो टेंस होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैव चेंज्ड। Things have changed a great deal in the last 150 years. Now you can fly from New York to Los Angeles in a matter of hours. Okay? तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 23 था जो कल मिस था, आज डिस्कस हो गया। और एक क्वेश्चन नंबर 24 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। Things have changed, yeah. Things have changed. Next देखिए, right now Jim dash the newspaper and Kathy dash dinner. Right now लिख दिया, तो right now का मतलब ये प्रेजेंट टाइम, ये प्रेजेंट में इफेक्टिव एक्शन है। अच्छा, ये हमेशा से हो भी नहीं रहेंगे, हमेशा होते भी नहीं रहेंगे। किसी समय तो स्टार्ट किया होगा न्यूज़पेपर पढ़ना और किसी समय बंद भी कर देगा। तो ऐसा एक्शन जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हो, खास करके उस पॉइंट पे जिस समय के बारे में बात की जा रही है इफेक्टिव हो, उनको कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा करो। यहाँ पे लिखो इज रीडिंग और यहाँ पे लिखो इज प्रिपेयरिंग। So right now Jim is reading the newspaper and Kathy is preparing dinner.
लास्ट नाइट एट दिस टाइम दे डैश द सेम थिंग। अब देखिए अगर इस सेंटेंस में ये ना लिखा हो एट दिस टाइम, तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे, ठीक है। अगर इसमें एट दिस टाइम ना लिखा हो तो हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, लास्ट टाइम दे डैश द सेम थिंग, तो यहाँ पे जाकर डिड। लेकिन एट दिस टाइम लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब लास्ट नाइट में एक पर्टिकुलर पॉइंट हमने डिफाइन कर दिया, जो आज है टाइम, यही जब कल था। तो अगर हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट को डिफाइन कर दिया लास्ट नाइट में, तो हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखना पड़ेगा वर्ड में। तो ध्यान रखना, अगर वहां पे एट दिस टाइम नहीं लिखा होता तो हम लिखते पास्ट इंडेफिनिट टेंस डिड, लेकिन अभी लिखना पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। लास्ट नाइट दे वर डूइंग द सेम थिंग। 25th क्वेश्चन कल डिस्कस हो गया था, 26th भी कल डिस्कस हो गया था। So all the questions in form of fill in the blanks have been discussed. Now we shall discuss these questions. अब हम लोग इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। Question number 27. Some people act as though they are all knowledgeable, which is not possible for anyone to be. Find the mistake related to. चलिए मैं बताता हूँ। देखिए हमने as though लिख दिया ना, तो इसका मतलब ये जो सिचुएशन हमने लिखी है, it is a kind of supposition. We have supposed it. हमने ये सिचुएशन सपोज किया। अच्छा, ये जो हमने स्टेटमेंट सपोज किया ना, दे आर ऑल नॉलेजेबल, वी नो दैट नो पर्सन इज ऑल नॉलेजेबल, कोई भी पर्सन ऑल नॉलेजेबल होता नहीं है, ठीक है। एवरीवन हैज फॉर सम लिमिट्स। अच्छा, उसके बाद में देखो हमने एक स्टेटमेंट और लिख दिया, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू बी। और फिर हम अपने आप कह रहे हैं कि ये जो सिचुएशन हम सपोज कर रहे हैं ना, ये पॉसिबल भी नहीं है किसी के लिए। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है, इट इज नॉट अ रियलिटी, इट इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी, इट इज समथिंग विच इज क्वाइट इमेजिनरी। ये कुछ ऐसा है जो केवल इमेजिनरी है और रियल नहीं हो सकता। तो इसको हम पास्ट सब्जेक्टिव मोड में लिखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ में। Some people act as though they were all knowledgeable। जब हम ये लिख देंगे ना as though they were all knowledgeable, तो इसका अंडरस्टैंड मीनिंग देखो क्या हो जाएगा, but they are not। तो ये हमारा पास्ट सब्जेक्टिव मोड हो गया, जो ये एक्सप्रेस कर रहा है कि लिखा गया स्टेटमेंट एक हमारी अनरियल इमेजिनेशन है, न कि कोई पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट देखिए, मोहन प्रिटेंड्स टू बी asleep when his mother called him, it is time, and Mohan pretends to be asleep is an action। जो when, before, after, unless, until, as long as सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, ये कंजंक्शंस ऑफ टाइम होते हैं, इनके साथ लिखा गया स्टेटमेंट टाइम होता है। मेन क्लॉज का जो एक्शन होता है उसका टाइम होता है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे जो हमने टाइम क्लॉज लिखी ना, उसमें लिखा गया एक्शन पास्ट का है, तो इसका मतलब ये टाइम पास्ट का हो गया। अगर ये टाइम पास्ट का हो गया तो जो हम टेंस लिख रहे हैं ये भी पास्ट में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखो प्रिटेंडेड, इसको लिखो मोहन प्रिटेंडेड टू बी asleep when his mother called him। तो ध्यान रखना, when, while, before, after, until, as soon as long as, all these are the conjunctions of time। इनके साथ लिखी गई सबऑर्डिनेट क्लॉजेस ऑफ टाइम होती हैं। वो एक्चुअल में when के साथ जो लिखी गई क्लॉज होती है ना, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होती है। तो मेन क्लॉज का लिखा गया एक्शन उसी टाइम के अकॉर्डिंग हमें यूज करना पड़ता है, क्योंकि वो टाइम पास्ट का है, तो इसलिए हमने टेंस पास्ट लिख दिया प्रिटेंडेड। ओके। 29, we usually leave the office by 6 PM but we work there till 8 PM these days। these days का मतलब समझे, these days का मतलब रेगुलरली नहीं ये काम होता है, ये टेम्पररी हो रहा है। रेगुलरली तो ये काम करते हैं 6 PM तक, बट these days का मतलब टेम्पररी, एक टेम्पररी ड्यूरेशन के लिए ये जो काम है वो 8 PM तक हो रहा है। लेकिन ये जो 8 PM तक काम हो रहा है ये टेम्पररी है, ना हमेशा हो रहा था ना हमेशा होता रहेगा। तो ऐसे एक्शंस जो एक टेम्पररी ड्यूरेशन के लिए वैलिड हो उनको कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा करो। यहाँ पे लिखो आर वर्किंग। We usually leave the office by 6 PM but we are working there till 8 PM these days। Okay, चलिए नेक्स्ट देखो, while I had lunch someone knocked on the door। अब देखिए जो while का यूज हम करते हैं ना एज ए कंजंक्शन, तो ये उन टाइम्स को रेफर करते हैं जो ड्यूरेशन में होते हैं, ठीक है। अगर हम while के साथ में when जो होता है वो पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन दोनों को एक्सप्रेस करता है, while केवल ड्यूरेशन को एक्सप्रेस करता है। अगर हम while के साथ में किसी एक्शन को यूज करेंगे तो वो हमेशा टाइम टेकिंग एक्शन ही होगा। तो जब कोई टाइम टेकिंग एक्शन बैकग्राउंड में यूज होता है तो उसको हमें कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखना पड़ता है। तो यहाँ लिखो while I was having lunch। तो जो while कंजंक्शन लिखा है इससे हमें पता चल गया कि ये बैकग्राउंड एक्शन है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग बैकग्राउंड एक्शन है। लंच करना जो होता है ना, दैट टेक्स मतलब इट इज अ काइंड ऑफ टाइम टेकिंग ड्यूरेशन। लंच करते हैं तो 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे एक्शन जो टाइम टेकिंग होते हैं उनको कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। It appeared to us as if he were unaware of the activities happening around. Answer the question number 31. Question 31 को आंसर करें। अभी भी वही सीख हो रही है, चलो मैं सही करवाता हूँ नेक्स्ट आंसर। इसमें देखिए आंसर क्या है। ये जो हमने लिखा है एज इफ वी वर अनअवेयर ऑफ द एक्टिविटीज अराउंड, इट इज अ काइंड ऑफ सपोजिशन जो हमने सपोज कर ली सिचुएशन, क्योंकि हमें क्लियर नहीं है। अगर हम एज इफ लिख रहे हैं तो इसका मतलब सिचुएशन सपोज कर रहे हैं, लेकिन ध्यान दो ये सिचुएशन सपोज की जा रही है पास्ट की है, क्योंकि यहाँ पे मेन क्लॉज पास्ट में। अगर ये पास्ट में सिचुएशन है जिसको हम इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि मेन क्लॉज पास्ट में तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में पास्ट का एक्शन नहीं होगी, तो जो सिचुएशन हम सपोज कर रहे हैं पास्ट की सिचुएशन है। अब पास्ट में जब हम कोई इमेजिनेशन करते हैं तो उसको हमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है। पास्ट ऑप्शन के मोड्स जो कि अनरियलिटीज एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया करो, और पास्ट के इमेजिनेशन अनरियलिटीज के लिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया करो। यहाँ पे जो हमने मेन क्लॉज पास्ट टेंस में लिखे, इससे हमें पता चल गया कि जो सिचुएशन हम सपोज कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं एज इफ लिखकर, वो प्रेजेंट के नहीं है, पास्ट। तो पास्ट इमेजिनेशन के लिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया करो। अच्छा, इसका देखो मीनिंग क्या हो जाएगा। As if he had been aware of the activities happening around का हो जाएगा, but he was not. But he was not unaware, मतलब he was not unaware. Next देखिए, it is not the first time, we always help him. अब ये सेंटेंस अगर केवल इतना हो, we always help him, तो ये सही है, क्योंकि ये फिर हमारा इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, एक हैबिट हो जाएगी पर्सन की कि वो पर्सन हमेशा उसकी मदद करता है। लेकिन अगर हम लिख रहे हैं इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम, तो इसका मतलब ये इवेंट आज पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार हुआ होगा। जब हम प्रेजेंट के किसी एक्शन को पास्ट से रिलेट करें, ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनता है। जब पास्ट के एक्शन को उससे पास्ट से रिलेट करें तो पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है, ठीक है। इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब हम प्रेजेंट में कोई एक्शन हुआ है, लेकिन वो पहली बार नहीं, उससे पहले भी कई बार हुआ है। तो अगर हम प्रेजेंट के एक्शन को फर्दर बैक पास्ट से रिलेट करेंगे तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हैव ऑलवेज हेल्प, वी हैव ऑलवेज हेल्प हिम। तो फिर से समझ लो, जिन एक्शंस का टाइम पास्ट प्लस प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखे जाते हैं। हैव ऑलवेज हेल्प, काफी बच्चों ने आंसर भी कर दिया। नेक्स्ट देखिए, दे कैन लीव दिस प्लेस ओनली आफ्टर दे शैल फिनिश दिस टास्क। अब ये जो ओनली आफ्टर दे शैल फिनिश द टास्क हमने लिखा ना, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। हमने पढ़ा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में अगर फ्यूचर एक्शंस को रेफर करना तो प्रेजेंट टेंस लिखना चाहिए। ये जो हमने शैल लिखा है ये गलत हो गया, केवल फिनिश लिखो। दे कैन लीव दिस प्लेस ओनली आफ्टर दे फिनिश दिस टास्क। नेक्स्ट देखो, द मैन गॉट स्टक इन ए जैम व्हेन ही वेंट टू मार्केट। देखिए, गोइंग टू मार्केट जो है वो एक टाइम टेकिंग एक्शन है। गोइंग टू मार्केट जो है वो टाइम टेकिंग एक्शन है। गेटिंग स्टक इन ए जैम एक मोमेंटरी एक्शन है, ठीक है, क्विक एक्शन है। जिस समय ये क्विक एक्शन हुआ होगा उस समय वो एक्शन इनकम्प्लीट स्टेट में रहा होगा, क्योंकि अगर वो पर्सन मार्केट में पहुंच ही गया तब तो फिर जाम में खैर फंस नहीं गया, जाम से जाना था वहां पहुंच जाएगा, तो फिर तो जाम में फंसने का काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर वो जाम में फंसा तो उसका मतलब वो एक्शन इनकम्प्लीट रह गया होगा। अगर वो एक्शन इनकम्प्लीट रह गया होगा तो उसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखो, वाज गोइंग, व्हेन आई वाज गोइंग टू मार्केट। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताएं। व्हेन ही रोट द लेटर ही पोस्टेड इट। When he wrote the letter, he posted it. इसका आंसर बताएंगे। Posting the letter, writing the letter। अगर हमें मान ली कि writing the letter एक टाइम टेकिंग एक्शन है, जो कि है भी, राइट करना लेटर को टाइम टेकिंग है, पोस्ट करना टाइम टेकिंग नहीं है, वो क्विक एक्शन है, ठीक है। अगर हम इसको बैकग्राउंड एक्शन मान लें तो हम इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं, when he was writing the letter, जैसे वहां पे लिखा ना when he was going to market। लेकिन ये फिर इलॉजिकल हो जाएगा सेंटेंस, क्योंकि अगर कोई पर्सन लेटर को लिख रहा है और वो एक्शन इनकम्प्लीट स्टेट में, तो वो उसको पोस्ट नहीं कर पाएगा। पोस्ट तभी कर पाएगा जब वो काम कंप्लीट हो जाए। अच्छा, मार्केट जा रहा है और जाम में फंस गया, ये पॉसिबल है कि मार्केट जाने वाला एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ था तब तक वो जाम में फंस गया, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उसका राइट करने वाला एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ था तब तक लेटर पोस्ट हो गया। तो ये दोनों एक्शन जो है ना, इनमें से कोई भी बैकग्राउंड एक्शन नहीं बन सकता। ये दोनों एक्शन सीक्वेंस में होते हैं, पहले ये काम होता है उसके बाद वो काम होता है। अब हमने पढ़ा है
कि पास्ट में अगर कोई एक्शन किसी दूसरे एक्शन से पहले हो तो हमें उसे पास्ट परफेक्ट में लिखना पड़ता है। दूसरी बात हमने ये भी पढ़ी कि व्हेन के साथ में पहले हुए एक्शंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी लिख सकते हैं अगर वो दोनों इंटरडिपेंडेंट एक्शन हो, मतलब एक के वजह से दूसरा एक्शन हो जाए तो। राइटिंग द लेटर और पोस्टिंग द लेटर आर नॉट इंटरडिपेंडेंट एक्शन, दीज आर क्वाइट सेपरेट एक्शन। तो अगर ये दोनों सेपरेट एक्शन है तो जो इनमें पहले हो गया उसको पास्ट परफेक्ट में लिखो, रॉड की जगह लिखो हैड रिटन। तो हम व्हेन के साथ में पहले हुए एक्शंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में लिख सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में भी लिख सकते हैं, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में तभी लिखा करो जब वो दोनों एक्शन इंटरडिपेंडेंट हो। अगर वो दोनों इंटरडिपेंडेंट एक्शंस ना हो तब मत लिखा करो, ठीक है। तो ये एक्शन दोनों सेपरेट हैं, इनमें से जो पहले हो गया वो हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में लिख दिया। Now, before the sun rises, everyone shall get ready for the function. He posted it कहाँ बच्चे, पोस्ट मत लिखो, देखो बात समझ नहीं रहे हो। दोनों पास्ट के एक्शन है बच्चे, प्रेजेंट मत लिखो। ऐसे समझ लो कि व्हेन कंजंक्शन जो होता है, ठीक है, व्हेन कंजंक्शन जो होता है ये टाइम का कंजंक्शन होता है। अगर हमने उसके अंदर पास्ट टेंस लिखा ना तो हमारी मेन क्लॉज का टेंस भी पास्ट ही होगा, मेन क्लॉज फिर हम प्रेजेंट में नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, Before the sun rises, everyone shall get ready for the function. देखो, before the sun rises टाइम जो हमने लिखा है, before के साथ, after के साथ, ठीक है, इनके साथ लिखे क्लॉजेस टाइम होते हैं। ये टाइम फ्यूचर है। अगर हम सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट टेंस लिखें तो इसका मतलब ये टाइम फ्यूचर होता है, तो ये टाइम फ्यूचर हो गया। अच्छा, मेन क्लॉज भी इवेंट फ्यूचर का है। अब हम कह रहे हैं बिफोर द सनराइज, कि फ्यूचर में सनराइज होगा लेकिन उससे पहले ये काम हो चुका होगा, क्योंकि वो काम इस काम से पहले हो जाएगा। सनराइज होगा फ्यूचर में लेकिन वो लोग रेडी हो जाएंगे उससे पहले। तो अगर कोई एक्शन फ्यूचर में किसी दूसरे एक्शन से पहले हो रहा है तो उसको परफेक्ट टेंस में लिखो, शैल हैव गॉट। तो ये आंसर है। तो इसको लिखो बिफोर द सनराइजेस एवरीवन शैल हैव गॉट रेडी, एवरीवन शैल हैव गॉट रेडी। नया बैच स्टार्ट करें, ठीक है बच्चे, करेंगे, स्टार्ट जरूर करेंगे, ठीक है। एक वाले क्वेश्चन देखें, इन माय ओपिनियन इट इज अबाउट टाइम दे डू समथिंग अबाउट दिस प्लेस। अब देखिए हमने पढ़ा क्लास में कि इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम का यूज हम करते हैं उन सिचुएशंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो कि इम्प्रोबेबल या अनरियल है। तो इम्प्रोबेबिलिटी या अनरियलिटी एक्सप्रेस करने के लिए हमें पास्ट सब्जेक्ट के मूड का यूज करना पड़ता है। क्योंकि हमने यहाँ पर इट इज अबाउट टाइम लिखा रखा, तो इसका मतलब ये सिचुएशन जो हम यहाँ पे जिसको लेकर मतलब इम्प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं प्रेजेंट की है। प्रेजेंट की इम्प्रोबेबिलिटीज पास्ट की इम्प्रोबेबिलिटीज के लिए वर्ब की एक मिनट, प्रेजेंट और फ्यूचर की अनरियलिटीज और इम्प्रोबेबिलिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखा करो। डू फर्स्ट फॉर्म होती है, उसकी सेकंड फॉर्म होती है डिड। अगर ये इमेजिनेशन पास्ट का होता तो फिर हम यहाँ पे लिखते हैं हैड डन, ठीक है। दिस रूम इज स्पीक एंड स्पैन, समवन क्लीन्ड इट विद ग्रेट केयर। अब देखो स्पीक एंड स्पैन का मतलब होता है टाइडी, नीट एंड क्लीन, ठीक है। हाँ, टाइडी होता है, इसका मतलब होता है नीट एंड क्लीन। ये जो दोनों एक्शंस हैं क्लीनिंग और बीइंग स्पीक एंड स्पैन, इनमें अगर हम देखें डिफरेंस तो ये रिजल्ट है और ये कॉज है। मतलब किसी ने क्लीन किया है रूम को, इसी वजह से वो इतना साफ सुथरा है। अब ध्यान से देखो, ये रिजल्ट प्रेजेंट टेंस है, इज लिखा है ना, तो ये रिजल्ट प्रेजेंट टेंस में। अगर किसी भी एक्शन का रिजल्ट प्रेजेंट टेंस में हो तो उस एक्शन को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा करो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हमें इसे ऐसे लिखना पड़ेगा, someone has cleaned it with great care। तो 30th क्वेश्चन का आंसर हो गया someone has cleaned it with great care। तो अपना ध्यान रखना, अगर किसी इवेंट का, ठीक है, रिजल्ट प्रेजेंट में हो तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा करो। आफ्टर ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क वी वेंट टू द पार्क। अब देखो ये तो काफी आसान है। वी वेंट टू द पार्क, हम पार्क गए। व्हेन डिड वी गो टू द पार्क, हम पार्क कब गए? आफ्टर ही कंप्लीटेड होमवर्क, जब उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। तो इसका मतलब पहले ये काम हुआ फिर वो हुआ। अब देखो ये इवेंट है पास्ट का, मेन क्लॉज में लिखा गया इवेंट पास्ट का है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज में लिखा गया एक्शन जो है वो पास्ट से भी पास्ट का है, मतलब ये पास्ट ऑफ पास्ट का है। तो पास्ट ऑफ पास्ट का है तो इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखो, हैड कंप्लीटेड। आफ्टर ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क वी वेंट टू द पार्क। सिंस हाउ लॉन्ग हैव दे नोन यू एंड योर फैमिली। अब देखिए ये जो हम हाउ लॉन्ग लिख रहे हैं ना, ये ड्यूरेशन है, ये है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। हमने क्या पढ़ा कि पॉइंट्स हैव गॉट नो डायमेंशन, पॉइंट्स में कोई डायमेंशन नहीं होता, लेंथ ब्रेथ कुछ नहीं होता, ठीक है।
तो जो हाउ लॉन्ग हम लिख रहे हैं ना, इट कांट बी द पॉइंट ऑफ टाइम, इट जस्ट विल बी द ड्यूरेशन। ये केवल ड्यूरेशन हो सकता है क्योंकि लेंथ ब्रेथ ड्यूरेशन में होती है, ठीक है। तो अगर ये ड्यूरेशन है टाइम, तो हमने ये सेंस गलत लिख दिया क्योंकि सेंस प्रेपोजिशन का यूज होता है उन टाइम्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो पॉइंट हो, जो ड्यूरेशन उनके लिए हमें लिखना चाहिए फॉर। तो यहाँ पे आंसर हो गया हमारा ये, फॉर हाउ लॉन्ग हैव दे नॉन यू एंड योर फैमिली, ठीक है। फॉर हाउ लॉन्ग हैव दे नॉन, अपना ध्यान रखना हमेशा कि पॉइंट्स हैव गॉट नो डायमेंशन, पॉइंट्स में लेंथ ब्रेथ कुछ नहीं होती है, ठीक है। अगर हम हाउ लॉन्ग लिख रहे हैं तो ऐसे समझ जाइए पॉइंट नहीं है, ड्यूरेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर ड्यूरेशन को रेफर कर रहे हो तो यहाँ पे सिंस की जगह फॉर लिख दो। जब ड्यूरेशन को एक्सप्रेस करना हो तो फॉर, पॉइंट को रेफर करना हो तो सिंस लिखा करो। नेक्स्ट देखो, व्हाट दे फाउंड देयर इज स्टिल अ सीक्रेट फॉर ऑल। अब हमने लिखा व्हाट दे फाउंड देयर, उन्हें कुछ वहां पे मिला और जो भी मिला वो आज भी एक सीक्रेट है। तो मतलब ये काम हुआ पहले, ठीक है, उन्हें कुछ वहां पे मिला, दैट इज अ कॉज। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या है, विच इज सीक्रेट इवन टुडे, वो आज भी सीक्रेट है। तो ये उसका इफेक्ट हो गया। अब इफेक्ट देखो प्रेजेंट टेंस में, इज लिखा ना, तो ये इफेक्ट प्रेजेंट टेंस में, किसी भी एक्शन का अगर इफेक्ट प्रेजेंट टेंस में हो तो उस एक्शन को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा करो। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या हुआ, ये जो हमने लिखा ना व्हाट दे फाउंड देयर, इसको लिखो व्हाट दे हैव फाउंड देयर, व्हाट दे हैव फाउंड देयर। तो अगर किसी एक्शन का इफेक्ट प्रेजेंट टेंस में हो तो उस एक्शन को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाय द टाइम यू विल बी 50 ऑल योर चिल्ड्रन विल हैव गॉट मैरिड। आंसर क्या है? व्हाट दे हैव फाउंड, बिल्कुल बच्चे सही है। व्हाट इज हैपेंड गलत है, व्हाट हैज हैपेंड लिखो, व्हाट इज हैपेंड गलत है। हैपेंड जो होती है वो इंट्रांसिटिव होती है, इसका पैसिव नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट आंसर बताओ, बाय द टाइम यू विल बी 50 ऑल योर चिल्ड्रन विल हैव गॉट मैरिड। बाय द टाइम यू विल बी 50 ऑल योर चिल्ड्रन विल हैव गॉट मैरिड। आंसर यहां देखो, ये हमारी मेन क्लॉज है फ्यूचर में और ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है फ्यूचर में। अगर मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों फ्यूचर में हो तो मेन क्लॉज को प्रेजेंट टेंस में लिखा करो और मेन क्लॉज को फ्यूचर में, सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट टेंस में लिखा करो। तो इसको लिखो बाय द टाइम यू आर 50, बाय द टाइम यू आर 50। नेक्स्ट देखो, आवर कंट्री गॉट फ्रीडम 70 years बिफोर। अब यहां पे हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा गॉट फ्रीडम, तो अगर ये हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिख रहे हैं तो ये बिफोर गलत हो गया, क्योंकि बिफोर का यूज हम तब करते हैं जब हम पास्ट से बैक को रेफर करें। बिफोर के साथ देखिए, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर हम लिखें 2 years ago, ठीक है, तो इसका मतलब हम ये 2 years बैक जा रहे हैं प्रेजेंट से। लेकिन अगर हम लिखें 2 years बिफोर, तो बिफोर का मतलब होता है बैकवर्ड फ्रॉम द पास्ट, तो इसका मतलब ये हम पास्ट से बैकवर्ड जा रहे हैं, ये हो गया इसका मतलब, ठीक है। ठीक है, अब यहां पे समझना, अगर हम यहाँ पे 70 years बिफोर लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब हम पास्ट के किसी पॉइंट से 70 years बैक जा रहे हैं। अब यहाँ पे दो प्रॉब्लम है, अगर हम पास्ट के किसी पॉइंट से बैक जा रहे हैं तो एक तो हमारा टेंस पास्ट इंडेफिनिट गलत है, हमें पास्ट परफेक्ट लिखना पड़ेगा। दूसरा, अगर हम यहाँ पे पास्ट परफेक्ट लिख भी दें तो हम ये नहीं बता पाएंगे हम पास्ट के किस पॉइंट से बैक जा रहे हैं, क्योंकि जब हम पास्ट के पॉइंट से बैक जाएंगे तो हमें पास्ट का रेफरेंस देना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं है। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है ना, वो हमेशा तभी यूज किया जाता है जब हम किसी एक एक्शन को किसी दूसरे एक्शन से रिलेट करें। अगर हमारे पास कोई दूसरा एक्शन रिलेट करने के लिए ना हो तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा करो। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखोगे ना तो बिफोर गलत हो जाएगा, इसकी जगह अगो लिखना पड़ेगा। तो ये है हमारा आंसर, आवर कंट्री गॉट फ्रीडम 70 years ago। आवर कंट्री गॉट फ्रीडम 70 years ago। देन नेक्स्ट आ जाए, बिफोर ही जॉइंड दिस कंपनी लास्ट ईयर ही हैड वर्कड फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी 2 years ago। अब कोई पर्सन है, उसने किसी कंपनी को ज्वाइन किया लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का मतलब हो गया पास्ट। अब हम बता रहे हैं जब उसने लास्ट ईयर कंपनी को ज्वाइन किया, ही हैड वर्कड फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी 2 years ago, तो उससे 2 साल पहले उसने किसी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम किया। तो लास्ट ईयर उसने कंपनी को ज्वाइन किया, ठीक है, तो लास्ट ईयर हो गया पास्ट, उससे 2 साल पहले उसने किसी मल्टीनेशनल कंपनी का काम लिया, तो वो हो गया पास्ट ऑफ पास्ट, तो हमने पास्ट परफेक्ट टेंस हैड वर्क लिख दिया। तो ये हैड वर्क जो हमने टेंस लिखा ना वो सही है, बस डिस्टर्बेंस यहाँ पे क्या हो गई है
कि एगो का यूज हम तब करते हैं जब हम प्रेजेंट के पॉइंट से बैक जाएं, लेकिन ये हम 2 साल बैक जा रहे हैं पास्ट के पॉइंट से। पास्ट के पॉइंट से अगर बैक जा रहे हैं तो एगो गलत हो गया बिफोर। ठीक है, 2 years बिफोर। नेक्स्ट, सिंस आई हैव बॉट दिस कार आई हैव बीन फेसिंग सम अदर प्रॉब्लम। वैसे देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, यूट्यूब पर ही एक वीडियो होगा, उसमें टेंस का एक क्वेश्चन मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया, मुझे लगता है 15-20 मिनट लेके उसको समझाया है। अभी मैं इसे शॉर्ट में बता देता हूँ। ठीक, सिंस आई हैव बॉट दिस कार, ठीक है, ये टाइम है। सिंस का यूज हम करते हैं टाइम के पॉइंट्स का रेफर करने के लिए। हैव बीन फेसिंग सम अदर प्रॉब्लम जो है ये इवेंट है जो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट हो गया। अब हम ये बात कल भी पढ़ रहे थे और क्लास में भी काफी डिटेल में समझते हैं कि सिंस का यूज केवल टाइम के उन पॉइंट्स का रेफर करने के लिए यूज किया जाता है जो पास्ट के हों। तो अगर हम उस टाइम को रेफर करने के लिए किसी इवेंट का यूज कर लें तो वो इवेंट भी पास्ट का होगा, और पास्ट का होने की वजह से उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना। तो हैव बॉट की जगह सिंपली लिखो बॉट। सिंस आई बॉट दिस कार आई हैव बीन फेसिंग सम अदर प्रॉब्लम्स। ठीक है, हाँ, आई बॉट आ जाएगा इसकी जगह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताएं आप लोग। 44 का ना कॉन्सेप्ट बच्चे एक यूट्यूब पे वीडियो देखोगे हमारा, पिछले मतलब 2 या 3 वीडियो में से एक कोई वीडियो है, उसमें काफी डिटेल में समझा रखा है। एक बार उसमें देख लो, समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं समझा दूंगा। शी वर्ड बढ़िया, बहुत अच्छा। देखो मैं बताता हूँ, वर्ड तो खैर आ नहीं सकता, हाँ वर्ड आ सकता है, ठीक है सही है। शी ऑर्डर्स में लिखा हुआ है ना एज दो शी इज माई बॉस, तो एज दो का मतलब हम ये सिचुएशन सपोज कर रहे हैं। अगर हम सपोज कर रहे हैं और ये पर्सन खुद स्पीकर है तो अपना कौन बॉस है कौन नहीं सबको पता ही होता है। तो इसका मतलब ये जो सिचुएशन इमेजिन की जा रही है रियलिटी नहीं अनरियलिटी है। अनरियलिटी होने की वजह से यहाँ पे पास्ट सब्जेक्टिव मोड का यूज करो वर्ब। नेक्स्ट देखो, द ब्रिटिश हैड अराइव्ड इन इंडिया वाया सी रूट इन द 16th century। ठीक है, इसमें भी आसान है। ये जो हमने इन द 16th century टाइम लिखा है, ये टाइम पास्ट और पास्ट नहीं है, ये टाइम सिंपली पास्ट है। क्योंकि टाइम पास्ट है तो हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखना चाहिए था, ये पास्ट परफेक्ट गलत हो गया। सिंपली यूज अराइव्ड, द ब्रिटिश अराइव्ड इन इंडिया वाया सी रूट। नेक्स्ट देखिए, as soon as it will stop raining the match shall be resumed। इसमें क्या है, the match shall be resumed मेन क्लॉज है, as soon as it will stop raining सबऑर्डिनेट क्लॉज है। मेन क्लॉज अगर फ्यूचर में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट टेंस में लिखा करो। it will stop की जगह आ जाएगा stops। किससे वॉज नहीं हो सकता, देखो मैं बता देता हूँ। वॉज जो होती है ना वो इंडिकेटिव मोड की वर्ब होती है। वॉज से यूज वहां पे क्या करो जहां पे लिखा गया स्टेटमेंट फैक्ट है, रियलिटी है। ठीक है, हाँ, लेकिन जो स्टेटमेंट्स रियलिटी नहीं एक्सप्रेस करते हैं, अनरियलिटी एक्सप्रेस करते हैं, उनको लिखा जाता है सब्जेक्टिव मोड में। सब्जेक्टिव मोड जब लिखोगे ना तो यहाँ पे आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। बाकी जितने वर्ब्स होते हैं उनकी सेकंड फॉर्म एक ही होती है, बी की सेकंड फॉर्म 2 होती है, वाज वर्ब। उनमें से वर्ब यूज होती है सब्जेक्टिव मोड के लिए, वॉज यूज होती है केवल इंडिकेटिव मोड के लिए। नेक्स्ट देखो, वी डोंट हैव सो मेनी फैसिलिटीज इन पास्ट। इन पास्ट जो हमने टाइम लिखा ये पास्ट है। अगर ये टाइम पास्ट है तो जो हमने टेंस लिखा है डोंट हैव ये गलत हो गया, इसकी जगह लिखो डिडंट हैव। अगर यहाँ पे इन पास्ट नहीं लिखा होता तो ये सही हो जाता, वी डोंट हैव सो मेनी फैसिलिटीज। ठीक है, लेकिन इन पास्ट लिख दिया तो इससे पता चल गया कि ये पास्ट की इमेजिनेशन, मतलब ये पास्ट की सिचुएशन है जिसे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखो डिड नॉट। ठीक है, डिडंट हैव हो गया। नेक्स्ट देखो, इसका रीजन क्या है फ्यूचर में नहीं आता, बच्चे क्लास में पढ़ाया होगा वैसे तो, ठीक है, नहीं तो फिर किसी वीडियो में समझा दूंगा डिटेल में। वी हैव लिटिल डाउट वेदर द मैनेजर विल ग्रांट अस द लीव। अब देखिए लिटिल का मीनिंग नेगेटिव होता है। अगर हमने लिख दिया वी हैव लिटिल डाउट तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि वी डोंट हैव डाउट, कि हमें डाउट नहीं है, वी हैव ऑलमोस्ट नो डाउट। अगर हमें डाउट नहीं है तो इसका मतलब ये जो सिचुएशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये सिचुएशन सर्टेनिटी एक्सप्रेस कर रही है। अगर ये सिचुएशन सर्टेनिटी एक्सप्रेस कर रही है तो यहाँ पे वेदर गलत हो गया, दैट का यूज करो। वेदर कंजंक्शन का यूज यहाँ पे क्या करो जहाँ पे लिखी गई सिचुएशन अनसर्टेन है।
लेकिन जो सिचुएशन सर्टेनिटी एक्सप्रेस करते हैं उनके लिए दैट टाइप से करते हैं। 46 में तो बच्चे आसान है, एज दो शी इज माय बॉस हमने लिखा तो इसका मतलब ये सिचुएशन हम इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन ये सिचुएशन इमेजिन जो हम कर रहे हैं वो रियल हो नहीं सकती। रियल इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि स्पीकर अपने बॉस की बात कर रहा है। अपना बॉस कौन है कौन नहीं वो सबको पता होता है, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई पर्सन इमेजिन कर रहा है तो इसका मतलब जिस पर्सन के बारे में वो इमेजिनेशन किया जा रहा है वो इसका बॉस नहीं है। अगर वो इसका बॉस नहीं है तो ये लिखा गया स्टेटमेंट अनरियल हो गया। अनरियल हो गया तो हमें यहाँ पे पास्ट सब्जेक्ट के मोड पे यूज करना पड़ेगा, और तब देखो हमारा अंडरस्टूड मीनिंग क्या हो जाएगा। जैसे हमने लिखा ना एज दो शी इज माय बॉस, तो इसका अंडरस्टूड मीनिंग होगा बट शी इज नॉट। हाँ, नेक्स्ट है वी वुड रादर यू कम विद अस। ये हमने पढ़ा होगा कि वुड रादर है, हैड रादर है, वुड सूनर है, इनका यूज हम करते हैं इमेजिनेशन के लिए जब हम कोई सिचुएशन इमेजिन करें। अभी जो हमने लिखा ना वी वुड रादर यू कम विद अस, तो मतलब हम यहाँ पे ये एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हमारी प्रेफरेंस ये कि यू हमारे साथ आए। अगर हम ऐसा प्रेफर कर रहे हैं वो हमारे साथ है तो इसका मतलब ये हमारे साथ आ नहीं रहा होगा, तो ये लिखी गई सिचुएशन अनरियलिटी एक्सप्रेस कर रही है। इसको भी पास्ट सब्जेक्टिव मोड में लिखो, वर्ब के सेकंड फॉर्म के साथ कैम। वी वुड रादर यू कैम विद अस। बच्चे कितनी बार एक ही चीज बताऊं, देखो अगर हमें लिख रहे हैं ना वी हैव लिटिल डाउट, तो लिटिल का मतलब ऑलमोस्ट नो होता है, इसका मीनिंग नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया वी हैव नो डाउट, हमें कोई डाउट नहीं है। अगर हमें डाउट नहीं है तो इसका मतलब लिखा गया स्टेटमेंट जो हम आगे लिख रहे हैं ना ये सर्टेनिटी है। अगर हम किसी चीज को लेकर डाउट करें तो वो अनसर्टेन है, ऐसा है कि नहीं है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हमें डाउट नहीं है तो इसका मतलब वी आर श्योर अबाउट इट। अगर हम इसको लेकर श्योर है ना स्टेटमेंट को, तो कंजंक्शन दैट लिखो। वेदर का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी चीज को लेकर सर्टेन नहीं होते हैं, श्योर नहीं होते हैं, ठीक है। अनसर्टेनिटी शो करने के लिए वेदर यूज होता है, सर्टेनिटी के लिए दैट कंजंक्शन का यूज किया जाता है। राम राम भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। There was an old man who would go to that temple every day without fail. 52nd क्वेश्चन का आंसर बताएं। 52nd क्वेश्चन पढ़ो, देखो इसका आंसर समझ में आएगा क्या। 52nd क्वेश्चन का आंसर है कृष्ण कुमार बच्चे, अगर मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर करूं तो पहले का तो ये कोई टेंस नहीं है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। हाँ, और अगर इसको टेंस में कैटेगराइज करोगे तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। नेक्स्ट देखो, देयर वाज एन ओल्ड मैन हु वुड गो टू दैट टेंपल एवरी डे विदाउट फेल। इसमें देखो मैं बताता हूँ आंसर हो सकता है, तुम लोग क्लास में वैसे पढ़ाया तो था लेकिन अगर भूल गए होगे तो इसको एवरीडे को ऐसे लिखो स्पेस के साथ। देखिए मैं केवल हिंट देकर आपको याद दिलवा देता हूं यहाँ पे क्या कहानी है। जो हम सिंगल वर्ड एवरीडे लिखते हैं ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है रूटीन, यूजुअल, कॉमन, ठीक है। और इसका यूज हम करते हैं नाउन्स को डिस्क्राइब करने के लिए, कॉमन, ठीक है। लेकिन जब हम स्पेस के साथ एवरीडे लिखते हैं तो ये एक एडवर्ब होता है, और इसका मतलब होता है डेली, और ये वेन को अप्लाई करता है। इस सेंटेंस में हमें किसी नाउन को डिस्क्राइब नहीं करना है, यहाँ पर हमें एक वर्ब है उसको डिस्क्राइब करना है। देयर वाज एन ओल्ड मैन हू टू गो टू दैट टेंपल, जो टेंपल जाता था। व्हेन वुड यू गो टू टेंपल, कब जाता था टेंपल, तो ये बताना है हमें। तो हमें एडवर्ब की जरूरत पड़ेगी, तो एवरीडे को स्पेस के साथ लिखें। तो सिंगल वर्ड एवरीडे एक एडजेक्टिव होता है, सिंगल डे एवरीबॉडी एक एडजेक्टिव होता है, लेकिन जो हम स्पेस के साथ लिखते हैं वो एवरीडे एडवर्ब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, I wish I have some idea। ये तो आसान क्वेश्चन है, हैव की जगह हैड लिखो। देखिए अगर इसमें I wish ना लिखा हो ना तो ये सेंटेंस सही है, I have some idea when the guest will arrive, ठीक है। लेकिन अगर हम I wish लिख रहे हैं तो इसका मतलब इस पर्सन को, जो स्पीकर है, आइडिया है नहीं गेस्ट कब आएंगे, लेकिन वो ऐसा विश कर रहा है कि उसको पता होता है बट एक्चुअली उसको नहीं पता। तो अंडरस्टूड मीनिंग हमारा पता क्या हो गया, अंडरस्टूड मीनिंग हो गया बट आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट आई डोंट हैव एनी आइडिया, कि हमें कोई आइडिया है नहीं। तो अगर इसको कोई आइडिया है नहीं और ऐसा विश कर रहा है तो ये सिचुएशन अनरियल हो गई। अनरियल सिचुएशन एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट सब्जेक्टिव मोड का यूज किया करो। अगर वो अनरियलिटी प्रेजेंट या फ्यूचर की हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखा करो, पास्ट की हो तो हेड का थर्ड फॉर्म लिखा करो। क्योंकि प्रेजेंट की सिचुएशन को विश किया जा रहा है तो यहाँ पे हेड लिख करो, आई विश आई हैड सम आइडिया। आई हैड सम आइडिया का मतलब जाएगा बट आई डोंट हैव। वुड रूटीन के लिए यूज होता है,
यूज टू होगा, वो भी यूज होता है बच्चे। छोटी छोटी बातें बच्चे तो मॉडल्स की। नेक्स्ट देखो, दे हैड नॉट रियलाइज दैट देयर लगेज हैड बीन स्टॉलन। अब हमने पढ़ा कि रियलाइजेशन जो भी हम करते हैं ना वो बाद में होता है। असल में रियलाइजेशन एक तरीके का इफेक्ट होता है, कोई काम हो जाने के बाद में तब हम रियलाइज करते हैं। तो रियलाइजेशन बाद में होता है और जो काम हो चुका था वो पहले हो जाता है। तो जो पहले हो गया उसको तो पास्ट परफेक्ट में सही लिख रखा है, लेकिन रियलाइजेशन बाद में हुआ है। तो अगर रियलाइजेशन बाद में होता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस मत लिखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखो। हैड नॉट रियलाइज की जगह लिखो डिड नॉट रियलाइज। तो ये आंसर है, they did not realize that their luggage had been stolen। ठीक है, did not realize, नेगेटिव बनाना पड़ेगा ना, नेगेटिव। when के बाद बच्चे will बिल्कुल करेक्ट है। देखो बच्चे का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि when के बाद में will का यूज करेक्ट है। तो when के बाद में बच्चे will का यूज बिल्कुल करेक्ट है। अगर मेन क्लॉज फ्यूचर में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट टेंस में लिखा करो, लेकिन अगर हमारी मेन क्लॉज प्रेजेंट में हो तो हम सबऑर्डिनेट क्लॉज अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी टेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंस टाइम इमेमोरियल, ये आसान क्वेश्चन है, क्लास में काफी डिटेल में समझाया गया होगा कि टाइम इमेमोरियल जो होता है ना तो वो कोई डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ टाइम होता है, ना ही कोई डिस्टिंक्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है। इसके साथ में फ्रॉम लिखा करो। ठीक है, कुछ हिंदी इंग्लिश वाली बुक्स होती है उन्होंने इसके लिखा होता है, इसके साथ में सिंस यूज करना है। हिंदी इंग्लिश वाली में, जिनमें हिंदी इंग्लिश में पढ़ाई गई होती है, मतलब इंग्लिश को पढ़ाते हैं लेकिन पढ़ाते हैं हिंदी में। ठीक है, तो उसमें सिंस लिखा होता होगा, वो अपना ध्यान रखना, सिंस गलत होता है, उसको फ्रॉम यूज क्या करो। क्यों सिंस गलत होता है वो सब क्लास में काफी टाइम देकर समझाया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मूवी ऑलरेडी बिगेन बाय देन। द मूवी ऑलरेडी बिगेन बाय देन। ठीक है, अब इसमें हमने ऑलरेडी लिख दिया, तो ऑलरेडी का अगर तुम्हें मीनिंग याद रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं याद रहेगा तो देखो मैं एक और बता देता हूँ। ऑलरेडी जो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम होता है और इसका मतलब होता है बाय नाउ या बाय देन। जब हम इसका यूज पास्ट और फ्यूचर में करते हैं तो इसका मतलब बाय देन होता है, जब हम इसका यूज प्रेजेंट में करते हैं तो इसका मतलब बाय नाउ होता है। ठीक है, और हम इसका यूज करते हैं डेडलाइंस को एक्सप्रेस करने के लिए। अगर हम यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये एक्शन पास्ट में किसी दूसरे से पहले हुआ होगा, क्योंकि ऑलरेडी का मतलब बाय देन होता है। देन का मतलब कोई दूसरा इवेंट रहा होगा और मूवी देखने वाला काम उससे पहले हुआ होगा, स्टार्ट होने वाला काम उससे पहले हुआ होगा। अच्छा, वो दूसरा इवेंट कौन होगा जिससे पहले हुआ होगा वो यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन अगर हम ऑलरेडी लिख रहे हैं ना तो हम ये जान सकते हैं कि जरूर कोई दूसरा इवेंट रहा होगा जिससे पहले काम हुआ है। तो अगर ये काम पास्ट में किसी दूसरे इवेंट से पहले हो गया तो इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखो। इसको लिखो हैड ऑलरेडी बिगन। द मूवी हैड ऑलरेडी बिगन बाय देन। ठीक है, हाँ, हैड ऑलरेडी बिगन, जैसे ही। नेक्स्ट देखिए, व्हेन वी रीच देयर इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब हम कल से पढ़ रहे हैं, कल वाली क्लास में भी एक तो क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज भी देखो डिस्कस किए कि सिंस का यूज हम करते हैं उन टाइम के पॉइंट्स को रेफर करने के लिए जो पास्ट के हों, लेकिन जो मॉर्निंग है ना ध्यान से देखो फ्यूचर की है, क्योंकि जो हमने यहाँ पे टेंस लिखा ना वो टेंस फ्यूचर का है। तो इसका मतलब ये एक्शन इफेक्टिव होगा फ्यूचर में। अगर ये एक्शन इफेक्टिव होगा फ्यूचर में तो इसका मतलब जिस मॉर्निंग की हम बात कर रहे हैं वो मॉर्निंग भी फ्यूचर की हो गई। फ्यूचर के पॉइंट्स को रेफर करने के लिए सेंस करनी फ्रॉम का यूज क्या करो, तो यहाँ लिखो फ्रॉम। तो फ्यूचर के पॉइंट्स को अगर हमें रेफर करना हो तो फ्यूचर के पॉइंट्स को रेफर करने के लिए फ्रॉम का यूज क्या करो। ठीक, पास्ट के पॉइंट्स को रेफर करने के लिए सेंस का यूज क्या करो। सेंस का यूज केवल पास्ट के इवेंट्स के लिए। 58 का आंसर देखो, बिफोर द सनसेट द वर्क हैड कंप्लीटेड। अब बिफोर द सनसेट जो हमने लिखा ना वर्क की सेकंड फॉर्म है, तो ये टेंस हमारा पास्ट हो गया। बिफोर द सनसेट मतलब सन के सेट होने से पहले, तो सनसेट हुआ पास्ट में, उससे भी पहले कोई काम हो गया तो वो हो गया पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट ऑफ पास्ट हो गया तो हमें पास्ट परफेक्ट टेंस लिखना पड़ेगा। हैड कंप्लीटेड सही लिखा हुआ है, बस दिक्कत ये है कि जो हैड कंप्लीटेड वर्ब हमने लिखे ना एक्टिव वॉइस की वर्ब है। वर्क इसका सब्जेक्ट नहीं हो सकता, मतलब सब्जेक्ट हो सकता है, डूअर नहीं हो सकता, क्योंकि वर्क जो है ना वो कंप्लीट नहीं करेगा, वर्क को कंप्लीट किया जाएगा। तो अगर वर्क को कंप्लीट किया जाएगा तो वर्क पैसिव वॉइस में लिखो, हैड बीन कंप्लीटेड। तो इसको ऐसे लिखो, द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड। फिर से देखो मैं बता देता हूं,
द वर्क जो हमने सब्जेक्ट लिखा है वो कंप्लीट वर्क का डूअर नहीं है, कंप्लीट कोई और करेगा, ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट नहीं कोई और डूअर हो तो वर्क को पैसिव वॉइस में लिखा करो। जब इसका पैसिव बनाओगे तो कंप्लीटेड से पहले बी की फॉर्म लिखनी पड़ेगी। किसी भी वर्क को पैसिव बनाते हैं तो उस वर्क की थर्ड फॉर्म से पहले बी की फॉर्म लिखनी पड़ती है। अगर हम हेड के बाद बी की फॉर्म लिखेंगे तो बीन ही लिख सकते हैं, क्योंकि हेड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, तो ये लिख दो। नेक्स्ट देखो, वी हैव स्टार्टेड अ न्यू बैच नेक्स्ट वीक, यू कैन ज्वाइन दैट वन। अगर इस सेंटेंस में नेक्स्ट वीक ना लिखा हो तो ये सही है, वी हैव स्टार्टेड अ न्यू बैच, यू कैन ज्वाइन दैट, मतलब बैच स्टार्ट हो चुका है। तो जो पास्ट के इवेंट्स होते हैं प्रेजेंट में रिलेटेड उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिख देते हैं, ठीक। लेकिन नेक्स्ट वीक लिखा है ना तो इसका मतलब टाइम फ्यूचर का है। अगर ये टाइम फ्यूचर का है तो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट गलत हो गया, क्योंकि जो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं ना एक्शंस, वो एक्शन एक्चुअली पास्ट के होते हैं जिनको प्रेजेंट से रिलेटेड होने की वजह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है। तो ये तो गलत हो गया। अब या तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लिखें, वी विल स्टार्ट अ न्यू बैच, या फिर हमने पढ़ा था कि जो शेड्यूल्ड एक्शंस होते हैं, टाइम टेबल्ड एक्शन होते हैं, हम उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी लिख सकते हैं। तो चाहो तो यहाँ पे लिख दो स्टार्ट, विल स्टार्ट अ न्यू बैच, विल स्टार्ट अ न्यू बैच, ठीक है। विल ऑलरेडी हैव बिगन होगा क्या, 56 में। बच्चे इसमें फ्यूचर परफेक्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है। मतलब अगर हम ऑलरेडी लिख रहे हैं ना तो वो प्रेजेंट का कंप्लीशन, पास्ट का कंप्लीशन, फ्यूचर का कहीं का भी हो सकता है। क्योंकि टेंस पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट का था ना, ये बिगन लिखा था ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, तो इसीलिए हमने पास्ट परफेक्ट बना दिया। अगर ये फ्यूचर इंडेफिनिट होता तो हम फ्यूचर परफेक्ट बना देते, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो हम प्रेजेंट परफेक्ट बना देते, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दे हैव बीन अलॉटेड अ न्यू अपार्टमेंट, ये कोई लोग हैं उनको नया अपार्टमेंट अलॉट हो गया, दे सून शिफ्ट देयर। अब सून का मतलब है फ्यूचर, ये प्रोबेबिलिटी है, मतलब ये काम हो गया है तो इस काम के हो जाने की वजह से हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि अब ये काम भी होगा, तो ये प्रोबेबिलिटी है। अगर ये प्रोबेबिलिटी है ना तो इसको फ्यूचर या विल्सन मॉडल के साथ लिखो, दे विल सून शिफ्ट देयर, दे विल सून शिफ्ट देयर। बैच स्टार्ट करने से पहले कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। ये देखो, he will easily get a job in case he improves the IT skills। राम राम भाई, क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर बताओ। ऑन लिखो बच्चे, चंदन सिंह, चंदन पीडी सिंह, my exam will start on Monday, ठीक है। इफ आ गया, बढ़िया, बहुत अच्छा। अब देखो इन केस का यूज हम करते हैं तब जब हमें किसी ऐसी कंडीशन को रेफर करना हो जो मेन क्लॉज वाले एक्शन से पहले होगी। मतलब अगर हम इन केस लिख रहे हैं ना, इफ का यूज करते हैं तब जब हमें किसी ऐसे कंडीशन को रेफर करना हो जो मेन क्लॉज की कंडीशन से पहले होगी। इन केस से यूज करते हैं जो बाद में होगी। अब हमें पता है कि पहले उसको अपने स्किल्स इंप्रूव करने पड़ेंगे, बाद में जॉब लगेगी। पहले जॉब लगेगी, बाद में स्किल इंप्रूव करेगा, तो ऐसा नहीं होता। पहले इंप्रूव करने पड़ेंगे स्किल्स को, फिर उसके बेसिस पे इसको बाद में जॉब लगेगी। तो ये काम जो है ना, इंप्रूविंग स्किल्स और गेटिंग ए जॉब, उनमें से इंप्रूविंग स्किल्स काम पहले होगा, फिर उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसको जॉब लगेगी। तो ये काम जब पहले होगा ना तो इसके लिए इन केस नहीं यूज होता। He will easily get a job if he improves his IT skills। मतलब improving IT skills is a kind of condition। If someone does it, then he gets it। अगर वो काम करेगा तो उसको रिजल्ट भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है इट इज डाउटफुल। अब हमने ये लिख दिया इट इज डाउटफुल। अगर ये जो स्टेटमेंट हम बता रहे हैं, इस स्टेटमेंट को लेकर हम ये कह रहे हैं कि इट इज डाउटफुल, तो ये जो सेंटेंस है ये अनसर्टेनिटी एक्सप्रेस कर रहा है। मतलब ये सिचुएशन सर्टेन नहीं, क्योंकि अगर डाउटफुल है तो इसका मतलब क्लियर नहीं कि ऐसा होगा या नहीं होगा। अगर हमें अनसर्टेनिटी एक्सप्रेस करनी हो तो वेदर का यूज क्या करो, तो यहाँ कंजंक्शन लिखो वेदर। इट इज डाउटफुल वेदर देयर विल बी एनी सीट्स लेफ्ट। नेक्स्ट है वेदर लिख दिया बेटा तुमने, वेदर लिखो वेदर, WHE। वी हैव कॉल्ड हिम अ नंबर ऑफ टाइम्स सिंस ही हैज गॉन टू मुंबई। अब देखिए वी हैव कॉल्ड हिम नंबर ऑफ टाइम्स सिंस ही हैज गॉन टू मुंबई। अब उसके गोइंग टू मुंबई को जो हम रीजन तो मान नहीं सकते कि मुंबई गया इसलिए हमने उसको कई बार कॉल कर दिया। उसके मुंबई जाने को हम टाइम का पॉइंट मान सकते हैं।
कि वो मुंबई गया होगा किसी टाइम, तब से लेकर आज तक हमने उसको बहुत बार कॉल कर दिया। अगर हम सिंस का यूज टाइम के किसी पॉइंट पर रेफर करने के लिए करें तो वो टाइम हमेशा पास्ट का होता है। उसको अगर किसी टेंस के थ्रू एक्सप्रेस करोगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना। तो सिंस का यूज जब हम करें किसी ऐसे एक्शन को रेफर करने के लिए जो पास्ट के किसी पॉइंट पर रेफर कर रहा होता है, वो पॉइंट हमेशा पास्ट इंडेफिनिट ही होता है, उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं। दे डिसाइडेड टू गो देयर बाय मेट्रो इफ देयर वाज मच ट्रैफिक ऑन द रोड। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर बताएं। दे डिसाइडेड टू गो देयर बाय मेट्रो इफ देयर वाज मच ट्रैफिक ऑन द रोड। नहीं बच्चे, इफ का यूज सही नहीं होता है। डाउटफुल के साथ में वेदर का यूज किया करो, इफ का यूज सही नहीं होता है। ये जो हिंदी इंग्लिश वाली बुक्स होती हैं जिनमें इंग्लिश को हिंदी में पढ़ाया जाता है, पढ़ा रहे हैं इंग्लिश लेकिन लिख रहे हैं हिंदी, बस उन्हीं में ये लिखा होता है। ऐसा नहीं होता बच्चे, वेदर लिखा होता है। इसमें पता है क्या, हाँ इन केस सही कह रहे हो तुम लोग, आंसर इसका इन केस आएगा। देखिए, दे डिसाइडेड टू गो देयर बाय मेट्रो इफ देयर वाज मच ट्रैफिक ऑन द रोड। तो उन्होंने मेट्रो से जाने का डिसीजन लिया। अगर उन्होंने मेट्रो से जाने का डिसीजन लिया तो इसका मतलब वो इस सिचुएशन को अवॉइड करना चाह रहे होंगे। इसको अवॉइड करने के लिए तो डिसीजन पहले लिया जाता है, काम बाद में होता है। ठीक है, तो अगर उन्होंने पहले डिसाइड कर लिया तो इसका मतलब ये सिचुएशन बाद में होने वाली होगी जिसको वो पहले ही ऐसा डिसीजन लेके अवॉइड कर रहे हैं। तो अगर हमें किसी ऐसा एक्शन को रेफर करना हो जो मेन क्लॉज वाले एक्शन के बाद में होगा तो वहां पे इन केस से यूज किया करो। इन केस देयर वाज मच ट्रैफिक ऑन द रोड, तो उन्होंने मेट्रो से जाने का डिसीजन लिया। इन केस देयर वाज मच ट्रैफिक ऑन द रोड, हो सकता है ट्रैफिक रहे रोड पर बहुत ज्यादा, तो इसलिए वो रोड से ना जाके मेट्रो से जाने का डिसीजन कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे समझना, ही इंप्रूव्स हिज आईटी स्किल्स एंड गेट्स जॉब। उसने इंप्रूव किया आईटी स्किल्स को, जॉब लग गई। तो पहले ये काम हुआ, बाद में मेन क्लॉज का काम हुआ। तो मेन क्लॉज वाला इवेंट अगर बाद में हो और इफ क्लॉज वाला पहले हो तो इफ लिखा करो। लेकिन यहाँ पे इन्होंने पहले डिसाइड किया मेट्रो से जाने का इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, तो यहाँ पे पहले ये काम हुआ, वो काम बाद में होगा, तो उसके लिए इन केस लिखो। तो इन केस का यूज किया करो उन सिचुएशन में जब हमें किसी ऐसे एक्शन को रेफर करना हो जो मेन क्लॉज वाले इवेंट के बाद होगा, और इफ का यूज किया करो उन इवेंट्स के लिए जो मेन क्लॉज से पहले हो जाते हैं। 65 देखो, द मैन कॉल्ड ऑल हिज सन्स एंड टोल्ड देम दैट डायमंड कट डायमंड। इसमें देखो ये मेन क्लॉज हमारी पास्ट में है। द मैन कॉल्ड ऑल हिज सन्स एंड टोल्ड देम, ये पास्ट है, मेन क्लॉज पास्ट में। तो ये जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है दैट डायमंड कट डायमंड, ये भी पास्ट में है। अब हमने यही पढ़ा था कि अगर हमारी मेन क्लॉज पास्ट में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में होती है। ये जो कट हमने लिखा ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। बट प्रॉब्लम ये है कि जो डायमंड का डायमंड हमने लिखा ना, इट इज अ प्रोवर्ब। ये एक प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब्स जो होते हैं और यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं, उनका इफेक्ट टाइम के चेंज होने से चेंज होता नहीं है, तो उनको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा करो। तो इसको लिखो कट्स, डायमंड कट्स डायमंड। ये हो गए क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, एज ही डजंट नो मच अबाउट इट, ठीक है, ही केप्ट साइलेंट एट द कॉन्फ्रेंस। 66 क्वेश्चन का आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर होता है। हाँ बच्चे, इसमें तो कट्स आ जाएगा, लेकिन 66 का आंसर बता क्या होगा। देखो मैं बताता हूं इसमें क्या। ही केप्ट साइलेंट एट द कॉन्फ्रेंस मेन क्लॉज है। एज ही डजंट नो मच अबाउट इट सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अबे मेन क्लॉज देखो पास्ट में, केप्ट लिखा ना पास्ट में। अगर मेन क्लॉज पास्ट में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी पास्ट में लिखा करो। जब पास्ट टेंस लिखोगे तो डज नॉट की जगह डिड नॉट लिखना पड़ेगा। तो ये है आंसर। As he didn't know much about it, he kept silent. ठीक है, didn't आगे बढ़िया। Next आ जाओ। All the players had reached the ground well after the match started. अब देखो, all the players had reached the ground. When had they reached the ground? After the match started. मैच स्टार्ट होने के बाद में। तो इसका मतलब पहले ये काम हुआ होगा। ये प्रीसीडिंग इवेंट है। प्रीसीडिंग का मतलब पहले वो इवेंट ये है, और ये फॉलोइंग इवेंट है, ये बाद में हुआ होगा। अच्छा, क्योंकि ये दोनों पास्ट के इवेंट है तो
तो पास्ट में जो इवेंट बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखना चाहिए, जो पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में लिखना चाहिए। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखना चाहिए था रीच्ड, और यहाँ पे लिखना चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस हैड स्टार्टेड। तो या तो हम दोनों टेंस चेंज करें। अब सपोज अगर हम टेंस से चेंज भी कर देते हैं तब भी ये सेंटेंस हमारा इलॉजिकल रहेगा। इलॉजिकल इसलिए रहेगा क्योंकि ये बात जिन लोगों के बारे में बताई जा रही है ना वो प्लेयर्स हैं। प्लेयर्स जो होते हैं वो मैच स्टार्ट होने के बाद नहीं पहुंचते, वो पहले पहुंचते हैं। अगर यहाँ पे प्लेयर्स की जगह ऑडियंस लिखा होता, वी लिखा होता, यू लिखा होता, दे लिखा होता, तो हम टेंस चेंज करके भी सेंटेंस को सही कर लेते हैं। लेकिन अभी अगर टेंस चेंज भी कर दोगे तब भी ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही होगा लेकिन लॉजिकली गलत होगा। तो अगर हम चाहते हैं सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली लॉजिकली दोनों तरीके से सही हो जाए तो इसका आंसर ये है कि आफ्टर की जगह बिफोर लिखो। बिफोर लिख देने से क्या होगा, ये इवेंट हो जाएगा फॉलोइंग। फॉलोइंग का मतलब बाद में होने वाला, क्योंकि ये बाद में होने वाला टेंस हो जाएगा तो इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस सही हो गया। अच्छा, ये हो जाएगा प्रीसीडिंग इवेंट, पहले हुआ इवेंट। प्रीसीडिंग इवेंट होने की वजह से ये पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा, जो कि पास्ट परफेक्ट में लिखा हुआ है तो ये टेंस हो जाएगा। मतलब एक सिंगल करेक्शन से हमारा पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। आफ्टर की जगह बिफोर लिख देने से ये सब सही हो जाएगा, टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट देखो, आवर इन्वेस्टमेंट विल हैव डबल्ड बिफोर द डेडलाइन विल बी रीच्ड। ये हमारी मेन क्लॉज है फ्यूचर में, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है फ्यूचर में। मेन क्लॉज फ्यूचर, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी फ्यूचर। अब हमने पढ़ा कि अगर हमारी मेन क्लॉज फ्यूचर में हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी फ्यूचर में, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट टेंस में लिखा करो, विल बी की जगह लिखो इज। तो ये आंसर है बिफोर द डेडलाइन इज रीच्ड। बिफोर द डेडलाइन इज रीच्ड, तो ये आंसर है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में अगर मेन क्लॉज और मतलब अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो फ्यूचर इवेंट्स रेफर करें तो मेन क्लॉज को फ्यूचर में लिखा करो, सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट टेंस में लिखा करो। ठीक है, तो ये मेन क्लॉज है, विल हैव डबल्ड यहाँ सही है, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको प्रेजेंट टेंस में लिखो, विल बी की जगह इज। डन, चलो बढ़िया। तो ये थे क्वेश्चन हमारे टेंस के असाइनमेंट के। ये असाइनमेंट अब हमारा कंप्लीट हो गया। मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई क्वेश्चन होंगे क्योंकि 68 ही थे। ठीक, चलो ये थोड़ा सा जानकारी वगैरह अगर तुम में से कोई बच्चे नहीं जानते हो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर से करते हैं, यहाँ से जान सकते हैं। तो अब एक काम करते हैं, आज के डिस्कशन यहीं पे स्टॉप करते हैं और फिर हम मिलते हैं जल्दी ही। मतलब हम कोशिश करेंगे कि तुम लोगों के साथ में मिलना जुलना चलता रहे, यूट्यूब पर भी थोड़ा सा अटेंडेंस अपनी लगती रहे। तो कोशिश क्या करें, थोड़ा सा फ्रिक्वेंसी बढ़ जाए, मतलब वी विल ट्राई टू बी मोर ऑफन ऑन यूट्यूब पे ज़्यादा जल्दी आने की कोशिश क्या करेंगे। तब तक के लिए सर्दियाँ हैं, आप लोग अपने